हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद साक्य। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल मैक्लानिन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 361 से 380 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 361। 361 में पूछा गया है, समटाइम्स आइस इज वाइट इन कलर, इट इज़ ड्यू टू। तो हमने देखा है कि जो आइस होती है, आइस का जो कलर होता है वो वाइट होता है, वो किसके कारण होता है ये पूछा गया है। तो आइस का कलर हमारा इम्प्योरिटीज के कारण होता है। आइस appears white when it contains trapped air bubbles and minerals। तो आइस वाइट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, एयर बबल्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। सम ऑफ द मोर कॉमन इम्प्योरिटीज फाउंड इन वाटर आर मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एज वेल एज सेडिमेंट्स। तो वाटर के अंदर जो कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सेडिमेंट्स हो गए, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसको फ्रीज करते हैं वाटर को, तो इसके अंदर से ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जो गैसेज हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या करते हैं, गैसेज रिलीज करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, एयर बबल्स क्रिएट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एज दीज थिंग्स फ्रीज गैसेज आर रिलीज्ड क्रिएटिंग एयर बबल्स एंड कॉजिंग आइस टू सिंक। जिसके कारण आइस क्या करती है, श्रिंक करती है। सिंस वाइट आइस इज क्रिएटेड बाई ट्रैप्ड एयर, इट ऑल्सो कॉजेज इट टू मेल्ट फास्टर। तो जो वाइट आइस क्रिएट होती है वो किसके कारण होती है, जो एयर इसके अंदर ट्रैप हो जाती है वाटर के अंदर आइस बनने में, तो उसके कारण हमारी जो आइस है वो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है। ठीक है, वाइट कलर की होने के कारण ये क्या होती है, जल्दी मेल्ट भी हो जाती है। The minerals present in white ice can also give it a bitter or metallic taste, affecting the quality of the beverage you serve। ठीक है, जो क्वालिटी होती है बेवरेज की, उसकी क्वालिटी को भी अफेक्ट करते हैं। तो आइस वाइट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एयर बबल्स बनते हैं और क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जिसके कारण जो आइस का कलर है वो वाइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड एयर, गैसेज एंड इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है 362। द रेशियो ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू दैट रिक्वायर्ड फॉर कंबशन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो पूछा गया है कि एयर के रिक्वायरमेंट का रेशियो क्या होगा अगर हम कंप्लीट कंबशन करते हैं, किसका, कार्बन का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसका, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं पहले भी। यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे CO2 बन रही है हमारी, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन बर्न होगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन को अपन ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। अगर कार्बन के 2 वॉल्यूम लेते हैं और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होगा, 2C प्लस में O2, ये क्या बनेगा यहाँ पे, 2CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 32। तो जब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखो, कार्बन का 12 हो गया प्लस में ऑक्सीजन का 32, तो ये कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 32/12। तो यहाँ से 1 किलोग्राम कार्बन बर्न करेगा, तो इसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये आती है 8/3। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ CO2 की जो मात्रा है वो कितनी आएगी हमारी, 44/12, मतलब 11/3 हमारी CO2 बनती है। तो जो इसके अंदर जो एयर रिक्वायरमेंट है ये भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले। तो एयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, 8/3/0.23, क्योंकि एयर की जो परसेंटेज होती है बाई मास कितनी होती है, 23%। तो यहाँ पर 32/12 डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये 0.23। ठीक है, ये एयर की रिक्वायरमेंट हो गई। इसी प्रकार से हम इस इक्वेशन में देखेंगे, जब हम कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कंप्लीट कंबशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन के मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 होता है, और यहाँ पे 2 है कार्बन के, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 24, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 32। तो ये टोटल कितना बनता है यहाँ पे, 56। वो इस तरीके से हो गया। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 32/24। ठीक है, तो एयर की जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट रहेगी वो कितनी होगी, एयर की रिक्वायरमेंट हमारी 32/24 अपॉन में 0.23। तो इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, इसका रेशियो अपॉन में इसका रेशियो। तो ये कितना होगा, 32/12 इन
अपॉन में कितना होगा 0.23, ठीक है, और डिवाइड बाई ये करेंगे 32/24 डिवाइड बाई 0.23, तो ये 0.23 से ये 0.23 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये 32 से 32 कैंसिल हो गया, और 12 से ये कितना होगा 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये जो 2 है वो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँचेगा, और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा 2/1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, यहाँ पर फिर से देखते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर हमारा इस तरीके से होता है, इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ये बॉम्ब रहता है जिसके अंदर बर्निंग होती है फ्यूल की, जिससे हीट हमारी रिलीज होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन की सप्लाई है जिसके द्वारा ये क्या है जो फ्यूल है वो बर्न होता है। तो यहाँ पे बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर द चेंज इन अ सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी ड्यू टू अ रिएक्शन। तो रिएक्शन के कारण इसमें की जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी क्या होती है, चेंज होती है, मतलब उसके अंदर हीट रिलीज होती है। द बेसिक प्रिंसिपल इज अ केमिकल रिएक्शन हीट से क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अन इंसुलेटेड कंटेनर। तो यहाँ पर ये वाटर हमारा फिल रहता है, तो जो वाटर है वो हमारा किसके कारण गर्म होता है, यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन होती है, रिएक्शन के कारण क्या होती है, हीट रिलीज होती है, उस हीट के कारण वाटर हमारा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। और इस वाटर को हम किसके अंदर रखते हैं, इस इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, ये हमारा इंसुलेटेड कंटेनर है उसके अंदर वाटर को रखते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड ए सील्ड कंटेनर कॉल्ड एज अ बॉम्ब। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो टोटल है ये हमारा स्टील बॉम्ब है, इसके अंदर रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के कारण हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये हीटर लगा हुआ है, इसके कारण वाटर हमारा क्या होता है, गर्म होता है। द फूड स्टफ्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, तो ये हमारे फूड स्टफ रहते हैं। ऑन कंबशन बाई ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हीट, तो ये जो फूड स्टफ है वो हमारे क्या करते हैं, बर्न होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस अमाउंट ऑफ हीट कैन बी मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, और इस हीट को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलोरिफिक वैल्यू मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इन फूड स्टफ्स की। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमारे फूड स्टफ होते हैं। तो ये जो फूड स्टफ होते हैं वो हमारे लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी रहते हैं। तो इसलिए जो कैलोरिफिक वैल्यू हम मेजर करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर, तो वो किसकी करते हैं, फूड स्टफ की। फूड स्टफ कैसे हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। इन दिस इंस्ट्रूमेंट द बॉम्ब कंटेन्स ए कैलोरीमीटर, स्टायरर, थर्मोमीटर एंड इग्निशन बॉक्स। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या लगा रहता है, हमारा थर्मोमीटर यहाँ पे ये लगा हुआ है, इग्निशन वायर लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन की सप्लाई है, ठीक है, और क्या है, कैलोरीमीटर, स्टायरर और इग्निशन बॉक्स। ये इग्निशन बॉक्स हो गया, इसके अंदर इग्निशन होता है। तो इसके अंदर जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हम किसके फॉर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। तो द एनर्जी विल बी सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रिक वायर एंड नॉन अमाउंट ऑफ सैंपल इज केप्ट इनसाइड द बॉम्ब। जिसको हमें बर्न करना है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, बॉम्ब के अंदर रखते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर लगा है, इग्निशन वायर है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे हीट जनरेट होती है, इसको बर्न करते हैं और हीट जनरेट होती है। तो ये होता है हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स। तो हम सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट है 364, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज पोजेज मैक्सिमम हीट कंटेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो गैसेज हैं उनकी हीट कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, देखते हैं, यहाँ पे ये दी गई है, कैलोरीफिक वैल्यू या फिर हीट वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू हम हीट के रूप में मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। तो कैलोरीफिक वैल्यू या हीट वैल्यू ये फ्यूल्स की दी गई है हमारी, यहाँ पे वुड की दी गई है 17 किलो जूल पर केजी, कोल की दी गई है 25 से 30 किलो जूल पर केजी, चारकोल की दी गई है इस तरीके से, डीजल की है 45, केरोसिन ऑयल की 48 है, पेट्रोल की 50 है, बायोगैस की 35 to 40 है,
और नेचुरल गैस की 33 to 50 है, कुकिंग गैस की 50 है, मीथेन की 55 किलो जूल पर केजी, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की क्या है सबसे ज़्यादा है 150 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि हीट कितनी होगी, किस गैस में सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर सबसे ज़्यादा हीट होती है, ठीक है, 150 किलो जूल पर केजी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 365, द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल के साथ जो लॉ यूज करते हैं वो अपन किसका यूज करते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ ऑल गैसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी गैस हो उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 1 किलो मोल ऑफ एनी गैसियस सब्सटेंस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 22.4 मीटर क्यूब एट एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 किलो मोल किसी भी गैस का अगर लेते हैं तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो हमारा कितना होगा 22.4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मीथेन या फिर कार्बन का, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे CO2 प्लस में H2O, CH4 यहाँ पे 2O2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 है, तो C और ऑक्सीजन कितने 4 हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो CO2 ये बनेगा और यहाँ पे ये क्या है हाइड्रोजन 4 है, तो ये 2H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो ये इसका जो मॉलिकुलर वेट है कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये टोटल कितना हो गया 16। ऑक्सीजन का होता है 32, तो 2 से मल्टीप्लाई करें ये 64 हो गया, CO2 का 44 और यहाँ पे ये H2O इसका कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किसके बेसिस पे है, मास बेसिस पे है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है हमारा मास बेसिस पे है। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कितना है मास बेसिस पे कितना हो गया, कार्बन का 12 kg होता है और ऑक्सीजन 32 kg और ये 44 kg, ठीक है। अगर इसको नंबर ऑफ मोल्स में देखते हैं तो ये कार्बन 1 मोल हो गया 1 मोल और ये ऑक्सीजन 1 मोल और ये यहाँ पे क्या बना रहा है 1 मोल, ठीक है। इन सभी में अगर 1 मोल लेते हैं तो ये जो 22.4 हमारा क्या है वॉल्यूम है सभी का, 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज करते हैं कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल के कंबशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 366, इसमें पूछा गया है द एरिया अंडर अ कर्व ऑन TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स। तो TS डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट ट्रांसफ़र को, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं डेल Q बाई T इक्वल टू क्या होता है DS, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे ये क्या है टेम्परेचर और एंट्रोपी जो डायग्राम होता है TS डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हीट को, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 367, इसमें पूछा है सबमर्ज्ड कंबशन इन्वॉल्व। तो सबमर्ज्ड कंबशन होता क्या है पहले वो देखते रहते हैं। तो सबमर्ज्ड कंबशन इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटिंग दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर सेवरल डिकेड्स। तो सबमर्ज्ड कंबशन क्या है, एक मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीटिंग करते हैं, जिसका यूज हम कई सालों से इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज कर रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सबमर्ज्ड कंबशन इज क्वाइट सिंपल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ फ्यूल इन अ कंबशन चैम्बर दैट इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड और स्लरी, ठीक है। तो इसके अंदर हम फ्यूल को किस तरीके से बर्न करते हैं, एक कंबशन चैम्बर के अंदर, और जो कंबशन चैम्बर है वो क्या होता है सबमर्ज्ड रहता है किसी लिक्विड के अंदर या फिर किसी स्लरी के अंदर। तो यहाँ पे ये जो कंबशन चैम्बर है वो हमारा किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सबमर्ज्ड कंबशन। दिस इनेबल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कंबशन गैसेज विद द लिक्विड, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द गैस टू द लिक्विड इज कम्प्लीटेड रैपिडली एंड एफिशिएंटली। तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है कम्प्लीटली होता है और बहुत ही फास्ट होता है, रैपिडली हो जाता है। द गैसेज राइज टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड लीव्स एट द सेम टेम्परेचर एज द लिक्विड।
तो जो गैसेज हमारी राइज होती हैं ऊपर की ओर सरफेस की ओर, तो जो लिक्विड का जितना टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर पर वो बाहर आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है सबमर्ज्ड कंबशन। तो सबमर्ज्ड कंबशन के अंदर हम लिक्विड मीडियम का यूज करते हैं। ठीक है, सबमर्ज्ड करते हैं कंबशन चैम्बर को, उसके अंदर बर्निंग होती है, तो कंबशन इनसाइड द लिक्विड मीडियम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 368, ऑल द कॉमर्शियल लिक्विड फ्यूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जितने भी कॉमर्शियल लिक्विड फ्यूल्स होते हैं वो उसको हम किससे ड्राइव करते हैं, क्रूड ऑयल से, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 369, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज डिफाइंड एज। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ एन इंजन मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट वर्क डन। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम हुआ है पर यूनिट वर्क डन। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इन किलोग्राम, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, एलबी में, एस में हो सकता है, अपॉन में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन किलोग्राम्स, न्यूटन मीटर, जूल्स और bhp हॉर्स पावर। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजन में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन में क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड पर यूनिट वर्क डन। ठीक है, पर यूनिट वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो हमारा किस में होता है, किलोवाट में होता है, तो पर यूनिट वर्क डन। फॉर द लोकोमोटिव, अगर लोकोमोटिव की बात करते हैं तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग टाइम टू कैलकुलेट हॉर्स पावर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर आवर। ठीक है, तो ये ब्रेक हॉर्स पावर इंटू में आवर फॉर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजप्शन वाइल द इंजन इज पुट ऑन द लोड ड्यूरिंग लोड बॉक्स टेस्ट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या हो गया हमारा, फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम अपॉन में पावर इन किलोवाट, और ये क्या है ISFC। ISFC मतलब इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम अपॉन में क्या आएगा हम यहाँ पे, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, इंडिकेटेड पावर। अगर हम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी, ब्रेक पावर आ जाएगी, फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम अपॉन में ब्रेक पावर। तो इसका अपन यूज करते हैं ज़्यादातर, एक हॉर्स पावर का यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर पर ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिया है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, अगर यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया गया है तो ये दोनों ही कुछ ऑप्शन करेक्ट होंगे, लेकिन जो मोर करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ये है फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर पर ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मोर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है 370, फ्लेमलेस कंबशन मीन्स। फ्लेमलेस कंबशन क्या होता है, एक कैटालिटिक कंबशन होता है। तो देखते हैं, कैटालिटिक कंबशन इज अ फ्लेमलेस कंबशन मेड पॉसिबल बाय द फंक्शन ऑफ सॉलिड कैटालिटिक मटेरियल। तो कैटालिटिक कंबशन एक फ्लेमलेस कंबशन होता है, ये पॉसिबल कैसे होता है, बाय द फंक्शन ऑफ सॉलिड कैटालिटिक मटेरियल। इसमें सॉलिड कैटालिटिक मटेरियल यूज करते हैं जिसके द्वारा ये फ्लेमलेस कंबशन होता है, एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम फ्यूल्स। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, किस में से, फ्यूल में से, एंड फॉर द इमिशन कंट्रोल, और इमिशन कंट्रोल के लिए, क्योंकि फ्लेम अगर निकलेगा तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ गैसेस का इमिशन होगा, तो इमिशन कंट्रोल के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमलेस कंबशन का यूज करते हैं। इट मे बी क्लासीफाइड बाय द टेम्परेचर रेंज, इसको हम टेम्परेचर रेंज के द्वारा क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे लो टेम्परेचर अगर 300 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कंबशन इनटू लो टेम्परेचर, और मीडियम टेम्परेचर है 300 to 900 तो इसको मीडियम कहेंगे। हाई टेम्परेचर 900 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर कंबशन कर रहे हैं तो ये हाई टेम्परेचर कंबशन कहलाएगा। ठीक है, द प्रेजेंट वर्क डील विद द कैटालिटिक कंबशन एट द हाई टेम्परेचर रेंज फॉर द गैस टरबाइन। जो प्रेजेंट वर्क है वो इंडस्ट्रीज में वो हमारा किसके साथ डील करता है, हाई टेम्परेचर रेंज के साथ। क्यों, द एडवांटेज ऑफ द कैटालिटिक कंबशन आर यूनिफॉर्मिटी, लो टेम्परेचर, लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल, एंड absence of significant formation of NOx, CO एंड सूल। तो इस तरीके से जो इमिशन गैसेज निकलती हैं NOx, CO, ये जो गैसेज का फॉर्मेशन है वो नहीं होता इसके अंदर। तो इसका जो मेन एडवांटेज है हमारा क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, लो टेम्परेचर है,
लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल एंड अब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर्मेशन ऑफ NOx, CO एंड सूल। तो ये जो कैटालिटिक कंबशन है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेमलेस कंबशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैटालिटिक कंबशन। नेक्स्ट है 371, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो देखने हैं हमें, ठीक है। तो द लेटेंट हीट इज जीरो, क्रिटिकल पॉइंट पर जो लेटेंट हीट है वो क्या होती है, जीरो होती है। देखते हैं किस तरीके से। यहाँ पर ये हमारा जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो लेटेंट हीट की बात करते हैं तो यहाँ से ये हमारा सॉलिड हो गया, ये सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है। इस तरीके से अगर बना के देखते हैं हम, यहाँ पर ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और इस तरीके से अगर कोई लाइन लेते हैं तो ये हमारी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस डोम के अंदर क्या होता है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम हीट अगर सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ से हीट सप्लाई दे रहे हैं, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो यहाँ पर जो हीट होगी वो हीट हमारी क्या होगी, यहाँ पर जो हीट होगी उसको हम क्या कहेंगे, mCp डेल्टा टी या mCp dt, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पर है तो mCp dt ये हो जाएगी हीट हमारी। इसके बाद अगर यहाँ पे हीट देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। फेस चेंज हो रहा है तो इसमें क्या आएगी, हमारी लेटेंट हीट आएगी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी क्या होगी, लेटेंट हीट। तो मास इनटू में लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर होती है लेटेंट हीट हमारी कहाँ पे यूज की जाती है, जब हमारा फेस चेंज हो रहा होता है। तो लेटेंट हीट हम वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे फेस हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, लिक्विड से एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों रीजन है, वेट रीजन है, लिक्विड प्लस वेपर है। तो यहाँ से जो लिक्विड है वो हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो इसके अंदर देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी क्या होगी, पूरी लेटेंट हीट होगी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो लेटेंट हीट है वो हमारी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और यहाँ इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो लेटेंट हीट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारी जो लेटेंट हीट है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो गया। द लेटेंट हीट इज जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट। द लिक्विड इज डेंसर देन इट्स वेपर। जो लिक्विड और वेपर हैं दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है क्रिटिकल पॉइंट पर। यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, एक प्रेशर हो गया, और यहाँ पे ये अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, यहाँ से अगर हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करते हैं या फिर यहाँ से हम प्रेशर को और इंक्रीज करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के बाद, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब वो जो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और गैसिस फॉर्म में है तो गैसिस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी हमारी क्या रहती है, यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। क्रिटिकल पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये वाला जो डायग्राम है, फेज डायग्राम, हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है इस डायग्राम को। तो यहाँ पर डेंसिटी रहेगी लिक्विड की और गैस की या फिर वेपर की, दोनों की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है क्रिटिकल पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, द लिक्विड इज डेंसर देन इट्स वेपर। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट वाला राइट है। थर्ड है, स्टीम जनरेटर कैन ऑपरेट अबव दिस पॉइंट ऑफ दीज स्टेटमेंट। तो जो स्टीम जनरेटर हैं वो हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सब क्रिटिकल और एक होते हैं सुपर क्रिटिकल। तो सब क्रिटिकल स्टीम जनरेटर एंड सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर कैसे होते हैं, एट द थर्मोडायनेमिक क्रिटिकल पॉइंट स्टीम वाटर साइकिल। अगर हम थर्मोडायनेमिक जो क्रिटिकल पॉइंट है स्टीम वाटर का, उसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट है थर्मोडायनेमिक साइकिल का, तो इसके ऊपर अगर देख रहे हैं तो द प्रेशर ऑफ द स्टीम वाटर इज 22.12 मेगा पास्कल। जो प्रेशर होता है
वो हमारा कितना होता है 22.12 मेगा पास्कल, ये हमारा क्रिटिकल प्रेशर रहता है। एंड द टेम्परेचर इज 647.14 केल्विन, ये हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया और ये क्रिटिकल प्रेशर हो गया। इस क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर बात कर रहे हैं। एंड द डेंसिटी इज 324 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी है वो हमारी क्या होती है, इतनी रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्टीम जनरेटर्स दैट ऑपरेट्स बिलो द क्रिटिकल पॉइंट आर नोन एज सब क्रिटिकल स्टीम जनरेटर, while those steam generator which operate above the critical point termed as supercritical steam generator। तो ऐसे स्टीम जनरेटर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट से नीचे काम करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, सब क्रिटिकल स्टीम जनरेटर, और जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर। ठीक है, तो स्टीम जनरेटर हमारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर भी वर्क कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टीम जनरेटर कैन ऑपरेट अबव दिस पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये वाला हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 372, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट दिस करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। तो इनमें पहले से तो अपन देख लेते हैं एफिशिएंसी इसके बारे में। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, 1 - T2 अपन में T1। तो ये हमारी किस पे डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी वो क्या होती है, 1 - 1/r⁻⁴ γ-1। तो यहाँ पर जो R है, R क्या है यहाँ पे, कंप्रेशन रेशियो, V1/V2। R को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रही है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी, कंप्रेशन रेशियो पर। और ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो हमारी क्या होती है, 1 - 1/rp⁴ γ-1/γ। तो यहाँ पर जो rp है, rp क्या है, प्रेशर रेशियो है। ठीक है, rp को हम क्या कहते हैं, प्रेशर रेशियो। तो ये किस पर डिपेंड करती है, प्रेशर रेशियो पर। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 - 1/r⁻⁻1 इंटू में 1/γ इंटू में rc⁻⁻1/rc-1। तो यहाँ पर R क्या है, कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, R क्या है यहाँ पे, कंप्रेशन रेशियो। और RC क्या है यहाँ पे, कट ऑफ रेशियो है। ये क्या है, कट ऑफ रेशियो। ठीक है, RC यहाँ पे क्या है, कट ऑफ रेशियो है। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, कट ऑफ रेशियो पर और कंप्रेशन रेशियो, दोनों पर ही डिपेंड कर रही है, और गामा पर भी डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्नोट साइकिल किस पर डिपेंड करती है, ओनली टेम्परेचर लिमिट्स पर। तो एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द कट ऑफ रेशियो एंड द कंप्रेशन रेशियो। तो ये क्या हो जाएगी, डीजल साइकिल। तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 किस में है, लास्ट के दोनों में है। ठीक है, और ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो, ये हमारा किसका हो गया, ऑटो साइकिल का। तो सी का क्या हो गया, 2। सी का 2 देखते हैं हम, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। सी में क्या है, सी का 2 हो गया और डी का 1। और ऑटो साइकिल जो है वो हमारी ऑटो साइकिल सी का हो गया 2। अब ब्रेटन साइकिल है, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है, एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन प्रेशर रेशियो ओनली। तो बी का क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर बी का 3 हो गया। और डीजल साइकिल का 1 हो गया। कार्नोट साइकिल क्या हो गया, एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हीट एंड द वर्किंग सब्सटेंस, ये नहीं होगा। एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट, तो ए का क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 373, इसमें देखते हैं, 1 रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 केल्विन एंड T2 केल्विन
द अनदर रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन T2 Kelvin and 400 Kelvin. If both the engine have the same heat input and output, then the temperature T2 must be equal to. तो टेम्परेचर T2 निकालना हमें। एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, वो ऑपरेट कर रहा है किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, वो T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, तो यहाँ से ये इंजन बंद हो गया, और दूसरा जो इंजन है वो T2 और T3 के बीच में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इफ़ बोथ इंजन्स हैव द सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, दोनों की हीट इनपुट Q1 और Q2 की जो वैल्यू है दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस में Q2, और इसका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2। Q1 और Q2 दोनों के लिए सेम है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एफिशिएंसी हम जानते हैं क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, तो यहाँ से वर्क डन भी सेम है और हीट सप्लाइड भी सेम है दोनों के लिए, तो एफिशिएंसी हमारी क्या हो गई, दोनों के लिए सेम हो गई। तो T1 माइनस T2 अपन में T1 इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T3 अपन में T2। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे T1 की वैल्यू कितनी होगी 1600, और T2 हमें कैलकुलेट करना है अपॉन में T1 1600, और ये क्या हो जाएगा T2 अपॉन माइनस में T3 400 अपॉन में T2। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो T2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 800 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 800 केल्विन। नेक्स्ट है 374, ए हीट इंजन यूजिंग लेक वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस एज सोर्स एंड सराउंडिंग टेम्परेचर एट 2 डिग्री सेल्सियस एज सिंक execute 1080 cycles per minute if the amount of heat drawn per cycle is 57 joule, then the output of the engine will be। तो इंजन का आउटपुट हमें निकालना है। अगर जो हीट इंजन है वो हमारा 12 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्क कर रहा है, अगर उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइकिल कितने दिए गए हैं 1080 दिए गए हैं, इफ़ द अमाउंट ऑफ हीट, और जो अमाउंट ऑफ हीट है एक साइकिल में कितनी है 57 जूल, तो हमें आउटपुट निकालना है। देखते हैं यहाँ पर T1 कितना है 12 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया 285 केल्विन, और T2 कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया 275, 2 प्लस में 273 करेंगे तो ये हो गया 275। तो यहाँ से हीट Q1 ले ली हमने, इसको Q2 दे दिया, तो यहाँ से टोटल हीट अगर निकालते हैं हम Q1, टोटल हीट कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ साइकिल हो गए हमारे 1080 साइकिल पर मिनट, तो पर मिनट मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 60 सेकेंड, और इनटू में एक साइकिल में कितनी हीट है हमारी 57 जूल, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 57 इक्वल टू हो जाएगा ये 1026 जूल पर सेकेंड ये साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ से जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हमारी क्या होती है वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा T1 माइनस में T2 अपॉन में T1, तो हमें वर्क डन निकालना है, और हीट सप्लाइड हमारी कितनी आ गई, ये आ गई, तो वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड इतनी हो गई, ये 1026। ठीक है, तो ये 285 टेम्परेचर डिफरेंस, 285 माइनस 275 अपॉन में 285, तो ये कितना आ गया 10/285। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन तो ये आ जाएगा 36 जूल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट 375, फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ गैस पावर साइकिल इज इन द ऑर्डर ऑफ। तो मैक्सिमम प्रेशर क्या है कांस्टेंट है दोनों के लिए, और हीट इनपुट भी हमारा कांस्टेंट है, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। तो ये फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट के लिए जो डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ये हमारा क्या हो गया ऑटो साइकिल हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहाँ से 4 डैश, तो ये हमारा क्या हो गया डीजल साइकिल हो गया। तो यहाँ से देखिए इस पीवी डायग्राम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल के लिए हीट रिजेक्टेड हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी 1 से 4 डैश। ठीक है, और ऑटो साइकिल के लिए जो हीट्स रिजेक्टेड होगी क्या होगी 1 से 4, ये वाली हीट होगी यहाँ पर, ये जो टोटल हीट है 1 से 4 की, ये हीट रिजेक्शन हमारा किसके अंदर होगा ऑटो साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा हीट रिजेक्शन किसके अंदर कम है, डीजल साइकिल के अंदर कम है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट
द ऑटो साइकिल हमारा क्या था 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंड डीजल साइकिल 1 2 3 4 1 as on PV and TS diagram and respectively. It is evident from the figure that the heat rejection for auto cycle is more than the heat rejection in diesel cycle. तो हमने देखा कि हीट रिजेक्शन हमारी ऑटो साइकिल में ज़्यादा हो रही है और डीजल साइकिल में कम हो रही है, ठीक है। हेंस डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर द कंडीशन ऑफ सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, ठीक है। क्योंकि हमारी जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, तो यहाँ पर वर्क डन हमारा क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस में हीट रिजेक्टेड। तो जिसमें हीट रिजेक्शन ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसमें हीट रिजेक्शन कम होगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हेंस डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर द कंडीशन ऑफ सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर उसके बाद डुअल साइकिल आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारा, ऑटो साइकिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल एंड ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ सैंपल ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। तो कंबशन हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 10% है, और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 1% और ऑक्सीजन कितना है 8% और नाइट्रोजन है 81%। तो ये प्रपोर्शन निकालना है हमें बाई वेट, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर बाई वॉल्यूम बेसिस पर हमारा किस तरीके, अगर मास बेसिस पर देखते हैं तो ये इस तरीके से रहता है हमारा, मीथेन का कंबशन कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस में 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो ये 2 इंटू में 32, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है 44 और ये हाइड्रोजन कितना बन रहा है 2, ठीक है। तो 2 प्लस में ये H2O का ये उतना हो गया। तो ये किसके बेसिस पे होता है, मास बेसिस पे। अगर वॉल्यूम बेसिस पर देखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम बेसिस पर क्या होता है, ये मोल के टर्म में 1 मोल हो जाएगा कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितना बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से वॉल्यूम बेसिस पर रहता है। तो यहाँ पर वेट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट को अपन मास के टर्म में लिखते हैं तो ये क्या होगा, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये मास है वो किसके टर्म में है, m kg के टर्म में है, तो kg के टर्म में ये वेट हो गया हमारा, ठीक है, वेट प्रोपोर्शन। तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, इससे मॉलिकुलर वेट इंटू में वॉल्यूम। तो मॉलिकुलर वेट कैपिटल M इंटू में वॉल्यूम, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, वेट प्रोपोर्शन के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक टू ग्रेविमेट्रिक इज डन एज बिलो। तो गैस हमारी ये हो गई CO2 कितनी है 10% है बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से मॉलिकुलर वेट कितना होता है CO2 का 44, और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो गया, वॉल्यूम 1 दिया है क्वेश्चन में, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है 28 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दिया है, और ये मॉलिकुलर वेट होता है 32। तो इनका मल्टीप्लाई अगर करेंगे इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 44 440, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, और ये होगा 2268। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से दिया है। तो CO2 कितना हो गया हमारा, CO2 था यहाँ पे देखिए 440, ठीक है, CO2 हो गया 440। तो इन दोनों में से हमारा ऑप्शन होगा, और CO का 1%, तो ये 28, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा इसके लिए 28, और इसका ऑक्सीजन का कितना होगा 256, और इसके लिए 2268। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट 377, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड ऑन अ वेसल इज 25 बार, the atmospheric pressure is 1.03 bar and the value of G is 9.81 meter per second square. The absolute pressure in the vessel is, तो absolute pressure निकालना है हमें। तो देखते हैं हम absolute pressure क्या होता है। यहाँ पर देखिए
अगर यहाँ पर ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसके ऊपर हमारा ये क्या है, गेज प्रेशर है, और इसके नीचे भी हमारा क्या होता है, गेज प्रेशर होगा। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा हमारा। एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होगा, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके समीशन के बराबर होगा, इसके और इसके। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर। अगर ये नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर देते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में गेज प्रेशर। तो यहाँ पर जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर कितना दिया है 25 बार, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है 1.03 बार। ठीक है, तो जब इन दोनों का समीशन करेंगे तो ये कितना आ रहा है 26.03 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26.03 बार। नेक्स्ट है 378। इन अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस एंड अ सिंक टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन इज। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए ये ध्यान देना है आपको। द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन निकालना है हमें, हीट रिजेक्शन पर किलोवाट। ठीक है, पर किलोवाट। तो पर किलोवाट मतलब यहाँ पे हीट रिजेक्शन अपॉन में वर्क डन होता है। किलोवाट किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। किलोवाट नेट आउटपुट हमारा वर्क डन होता है। तो हीट रिजेक्शन अपॉन में किलोवाट, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा दिया गया है T1 873 केल्विन हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस का, प्लस में 273 करेंगे तो, और T2 20 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 273 प्लस करेंगे तो 293 हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे T1 और T2 टेम्परेचर। यहाँ से हीट इंजन हो गया, यहाँ से हम हीट को ले रहे हैं और ये वर्क डन हमें मिल रहा है और ये हीट रिजेक्ट हो रही है। तो हीट रिजेक्शन अपन में किलोवाट मतलब क्या है, यहाँ पे ये Q2 हीट रिजेक्ट है और वर्क डन क्या है, ये W हो गया। तो ये हमें निकालना है इसके अंदर। ठीक है, एफिशिएंसी हम जानते हैं W/Q1 होती है। तो यहाँ से टेम्परेचर T1 माइनस T2 अपन में T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो गया, W/Q1 इक्वल टू आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करी तो ये कितना आ गया 580/873। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा Q1/W इक्वल टू निकल के आएगा 873/580। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है W इक्वल टू Q1 माइनस में Q2। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन होता है। तो यही हमने यहाँ पे पुट किया है, W इक्वल टू Q1 माइनस में Q2। अगर इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, W से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो ये क्या निकल के आएगा, यहाँ से W से W कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे। तो और यहाँ पर क्या होगा Q1 अपन में W, और ये क्या हो जाएगा Q2 अपन में W। Q2 अपन में W निकालना है हमें, तो इसको अपन इधर ले आएंगे, इसको अपन इधर ले आए तो ये क्या हो गया Q2 अपन में W इक्वल टू आ जाएगा Q1 अपन में W माइनस में 1। यहाँ पे 1 था तो इसको इधर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा Q1 अपन में W माइनस में 1। तो इससे अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ रहा है 505 किलोवाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 0.505। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379। A Carnot engine receiving heat at 400 Kelvin has an efficiency of 25%. The COP of Carnot refrigerator working between the same temperature limit is। Carnot इंजन 400 केल्विन से हीट को रिसीव कर रहा है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी गई है 25%। तो सेम टेम्परेचर लिमिट में हमारा कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है तो उसके लिए COP हमें निकालनी है। ठीक है, देखते हैं, ये 400 केल्विन और ये T2 टेम्परेचर हो गया। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, T2 टेम्परेचर निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से एफिशिएंसी 25% दी गई है, तो एफिशिएंसी हमारी होती है T1 माइनस में T2 अपन में T1। तो 0.25 इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस में T2 अपन में 400। तो यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे, T2 निकल के आएगा 300 केल्विन। और COP हमारी क्या होती है रेफ्रिजरेटर की T2 अपन में T1 अपन में T2 अपन में T1 माइनस T2, या फिर TL अपन में TH माइनस TL। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो COP हमारी निकल के आती है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है 380। ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज हायर देन डीजल साइकिल एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड
हीट इनपुट बिकॉज इन ऑटो साइकिल, क्योंकि ऑटो साइकिल में क्या होता है, जो हीट रिजेक्शन है वो कम होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन। तो यहाँ पर ऑटो साइकिल 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए ऑटो साइकिल हमारा क्या है, ये 1 2 3 4। तो इसके अंदर जो हीट रिजेक्शन है वो सबसे कम है। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन हो रहा है ऑटो साइकिल के अंदर सबसे कम हो रहा है। फिर उसके बाद किसके अंदर है, डुअल साइकिल के अंदर है। और उसके बाद है सबसे ज़्यादा किसके अंदर, डीजल साइकिल के अंदर। तो एफिशिएंसी हमारी हमने देखा है क्या है, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड सेम है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस में हीट रिजेक्टेड। तो जिसमें हीट रिजेक्टेड ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट रिजेक्शन किसके अंदर होता है, डीजल साइकिल के अंदर, फिर उसके बाद डुअल साइकिल के अंदर, और उसके बाद है इसके अंदर ऑटो साइकिल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, ऑटो साइकिल की होगी, क्योंकि इसके अंदर हीट रिजेक्शन हमारा क्या है, कम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।